हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइज, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं यूट्यूब पर कैसे आई और मैं अपने काम को सीरियसली नहीं लेती थी। कल तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया था आप लोगों को कि मैं अपने काम को जो है कर जरूर रही थी, यूट्यूब पे काम वीडियो डाल रही थी, लेकिन मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कब मैंने अपने काम को सीरियसली लिया, कब मैंने अपने ससुराल वालों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया और अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए मैंने क्या कुछ किया, कितना कुछ फेस किया है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज, मैं शॉर्ट वीडियो डालती थी और मेरे ससुराल वाले भी मेरी वीडियो देखते थे। तो गाइज, शॉर्ट वीडियो के दौरान उन लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ नजफगढ़ में रेंट पे रह रही हूँ। तो उन लोगों को पता चलने के बाद वो लोग आके मुझे यहाँ पे परेशान करने लगे, कभी घर पे कभी स्टैंड पे। तो ऐसे आके यहाँ पे आके गाली गलौज करने लगे बच्चों के सामने। तो गाइज, 2-4 बार देखने के बाद फिर मुझे मजबूरन कंप्लेंट करनी पड़ी और मैंने जाके यही नजफगढ़ थाने में कंप्लेंट की कि ऐसे ऐसे मेरे ससुराल वाले जो है मुझे आके यहाँ पे परेशान करते हैं, बच्चों के सामने गाली गलौज करते हैं। तो गाइज, एक कंप्लेंट तो मैंने यहाँ डाल दी थी। कंप्लेंट डालने के बाद भी वो लोग यहाँ पे आए हैं, अपने मतलब जो वो घटिया आदमी है वो अपने मम्मी पापा को लेके यहाँ पे आया और यहाँ आके फिर से वही सब ड्रामा किया ताकि यहाँ के आस पड़ोस के लोग जो है देखे और फिर उन चीज़ों से मैं घबरा के जो है उनकी बात मान लूँ। तो गाइज, उसके बाद मैंने फिर कंप्लेंट की और मैंने कॉल करके कंप्लेंट की कि ऐसे ऐसे मेरे घर पे आ रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, आप तुरंत एक्शन लो। तो उस टाइम पे मतलब दोबारा कंप्लेंट की तो वो आए, उससे पहले वो लोग भाग गए। मैंने पहले के ब्लॉग में बताया भी है। तो गाइज, उसके बाद जब मैंने दोबारा से कंप्लेंट की तो उसके बाद मुझे फिर से थाने में बुलाया गया कि भाई क्या बात हो गई थी। तो मैंने वहाँ पे जाके बताई कि ऐसे ऐसे मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आके मुझे यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला, पुलिस स्टेशन वालों ने, कि कंप्लेंट तो हमने आपकी यहाँ भी लिख ली है, लेकिन ऐसे केस जो हैं वो वुमेन सेल में देखे जाते हैं। आपको वुमेन सेल जाना पड़ेगा, वहां पे कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, तभी आपके अच्छे से सुनवाई होगी। तो गाइज, उनके कहने पर फिर मैं जो है वुमेन सेल में जाके मैंने वहां भी एक एप्लीकेशन लगाई कि ऐसे ऐसे आके मुझे परेशान कर रहे हैं मेरे ससुराल वाले। और ये बात है, जो बात मेरे साथ हुई थी, मतलब मेरे हस्बैंड ने मारपीट की थी, उसके बाद मतलब मैं मायके रही, मैंने सारा सब कुछ बताया। उसके बाद मेरे को आके यहाँ पे परेशान करने लगे। मैंने वहां भी मतलब अपनी कंप्लेंट डाल दी थी और मैंने बताया कि मतलब मैंने नजफगढ़ थाने में कंप्लेंट डालने के बाद भी ये लोग मुझे घर पे आके तो कभी स्टैंड पे आके परेशान कर रहे हैं। तो मतलब मुझे ये जीने नहीं दे रहे चैन से, ना मैं इनसे कुछ मांग रही हूँ ना मैं इनका कुछ ले रही हूँ, फिर भी मुझे आके परेशान करते हैं। तो उस टाइम पे वुमेन सेल वालों ने मतलब मेरी कंप्लेंट भी दर्ज कर ली थी और मेरा केस भी चालू हो गया था। उन्होंने ये उन लोगों को मतलब जो है बोल भी दिया था कि अभी तक जो आप लोगों ने कर दिया सो कर दिया, आगे से अभी केस चालू हो गया है, आप लोग अगर अब जाके इसको परेशान करोगे तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर आप लोग देख लेना क्या होगा। तो उसके बाद गाइज इतना हुआ कि उन लोगों ने आके मुझे यहाँ पे परेशान नहीं किया। तो ऐसे हमारा केस जो है वुमेन सेल में चालू हो गया। मैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी, वो भी अपने भाई और बहन के कहने पर। मैं बिल्कुल भी मन नहीं था यूट्यूब पे। जो है एक होता है ना कि कोई काम दिल से हो तो कोई काम जबरदस्ती। तो उस टाइम पे मेरे घर वाले क्या मतलब वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। उनका सोचना ये था कि वो लोग तो सुधरने वाले हैं नहीं, और भाई ये अगर ऐसे ही सोचती रहेगी तो कैसे चलेगा। मतलब सोच, कहते हैं ना, चिंता चिता है। तो अगर मैं ऐसे ही सोच में रहूंगी तो मैं जल्दी ही अपना ही नुकसान करूंगी, ना कि किसी और का। तो वो लोग मुझे उस चीज से निकालने के लिए कि मैं अपने ससुराल वालों की जो है सोच से, उनकी जो घटिया हरकतें हैं उससे बाहर निकलूं और अपने काम पे ध्यान देकर अपने पैरों पर भी खड़ी हो जाऊं। तो इसके चलते मेरे भाई बहन मुझे फोर्स करते थे कि अपने काम पे ध्यान दो, ज्यादा सोचो मत, अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन गाइज, मैं माइंडली इतनी डिस्टर्ब थी उस टाइम पे कि मैं चाहकर भी, उनका इतना समझाने के बाद भी, मैं ढंग से अपने यूट्यूब के चैनल पे अपने वीडियोस पर ध्यान नहीं दे रही थी। हाँ, उनके कहने पर 1-2 वीडियो मैं डाल देती थी। तो
वो टाइम कैसा था वो मैं ही समझ सकती हूँ, या फिर वो बहन समझेगी जो इस सिचुएशन में है या थी, या मतलब वो ही समझेगी इस बात को। तो गाइज ऐसे ही मैं शॉर्ट वीडियो डालती रही। तो गाइज अब जब वुमेन सेल तक हमारी कंप्लेंट पहुंच गई और केस चालू हो गया, तो गाइज आगे की प्रोसेस तो फिर चलेगी, मतलब ये कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई हमारी। तो गाइज पहली काउंसलिंग थी और मुझे जाना था। तो गाइज उस दिन जब पहली बात तो जब मुझे काउंसलिंग की डेट मिली तभी मेरा मतलब घबराहट हो गई थी मुझे कि हाँ अब काउंसलिंग भी चालू होगी। अब मुझे तो ये भी नहीं पता था काउंसलिंग होती क्या है। तो गाइज पहली काउंसलिंग थी तो जाना था, तो मैं गई। पहली बात तो मैं वैसे ही घबराहट हो रही थी मुझे। फिर वहां जाने के बाद जो मेरे हस्बैंड का मैंने फर्स्ट टाइम काउंसलिंग के दौरान जो रूप देखा, जो उसका चेहरा देखा दोगला, वो देखकर मैं दंग रह गई। जो उसका मतलब देखो, इंसान से गलती हो जाती है, मैं भी मानती हूँ। तो इंसान से गलती हो जाए तो वो कम से कम अपनी गलती का कुछ तो एहसास होता होगा उसे। लेकिन गाइज मेरे हस्बैंड ने इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी उसके चेहरे से, उसकी बातों से जरा सा भी एहसास नहीं हुआ मुझे कि उसको अपनी गलती का जरा सा भी पछतावा है। उल्टा वो खुद गलती मानने की बजाय मुझे ही दोषी ठहरा रहा था वहां पे। तो गाइज पहली काउंसलिंग में ही मेरा जो भ्रम था, मैं सोचती थी कि चलो उससे गलती हो गई। उस टाइम पे उसने मुझे बेशक जानवरों की तरह मारा, लेकिन हो गई होगी चलो। लेकिन क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। लेकिन नहीं गाइज, मैं बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रही थी। मैं जब फर्स्ट काउंसलिंग में गई तो जो मैंने मेरे हस्बैंड का चेहरा देखा, जो मतलब उसकी हरकतें थी, जो बातें थी, उसके बाद 100 में से 20% तो मेरा उसी टाइम फर्क पड़ गया था कि नहीं, ये तेरे लायक नहीं है। टाइम मुझे ये हो गया था कि ये आदमी, इसके चक्कर में मैंने अपने 10 साल बर्बाद किए। जो गलती करके भी गलती नहीं मान रहा, उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। तो गाइज पहले काउंसलिंग के दौरान फिर जब मैं आई तो पूरे रास्ते मैं चुपचाप थी। मेरे दिमाग में वही सब बातें चल रही थी जो मेरे हस्बैंड ने काउंसलिंग के दौरान बोली। तो गाइज मैंने पहले भी कुछ तो बातें बताई हुई हैं, आगे चल के और भी बताऊंगी कि काउंसलिंग के दौरान उस घटिया आदमी ने क्या क्या हरकतें की हैं। तो पूरे रास्ते सोचती आती थी। घर आने के बाद भी जो है गाइज, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, जैसे मेरे मायके वालों को, मेरी बहनों को मेरे बारे में पता है कि काउंसलिंग के आने के बाद मेरी क्या हालत रहती थी। लेकिन आप लोगों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप लोग मेरे साथ नहीं थे। तो आपको मैं बताऊंगी कि मेरी क्या हालत थी। तो गाइज काउंसलिंग से आने के बाद 2 दिन तक मेरा बीपी लो रहता था, टेंशन की वजह से। क्योंकि जो बातें वो घटिया आदमी काउंसलिंग के दौरान बोलता था ना, वो बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। जो घटिया इल्जाम, जो घटिया बातें वो मेरे बारे में बोलता था, सरासर झूठ। मैं अपने चैनल पे ध्यान दे पा रही थी। एक तो माइंड वैसे डिस्टर्ब था, ऊपर से ये सारी बातें स्टार्ट हो गई काउंसलिंग की। तो ना तो मैं अपने काम पे ध्यान दे पा रही थी और ना ही बच्चों पर। तो गाइज 2 दिन तक ऐसे चलता। तीसरे दिन मैं ये सोचती कि नहीं, ऐसे तो कब तक चलेगा, तू तो ऐसे तो मतलब जल्द ही खत्म हो जाएगी। ऐसे अगर इतनी ही टेंशन रखेगी तो आगे बच्चों का क्या होगा। तो गाइज फिर कुछ तो मेरे घर वाले, दीदी, भाई, मम्मी मुझे रेडी करते उस चीज के लिए कि वो तो बोलेंगे भाई, उनका काम है कि तेरे को तोड़े ताकि तू वापस उन्हीं के पास जाए टूट कर। तो मेरे घर वाले और दीदी, भाई, ये सब मुझे रेडी करते उस चीज के लिए, उस चीज को भूलने के लिए। मतलब फोन पे चालू रहते, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल रहती, दीदी, भाई, मम्मी सब, कि ये बता कि वो तो बोलेंगे, अगर उन्हीं की बातों में उलझ के रहना है तो बेशक, और आगे बढ़ना है तो तू सोच ले, आगे बच्चे भी हैं। तो गाइज फिर तीसरे दिन मैं खड़ी होके अपने काम पे लग जाती। तो 3-4 दिन अच्छे से काम करती, मन लगा के काम करती। थोड़ा बहुत तो रहता था फिर भी, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से काम करती कि हाँ भाई अपना काम करना है। अच्छा, 1 हफ्ते की काउंसलिंग की डेट मिलती थी। तो जैसे ही थोड़ा सा मैं ठीक हुई तभी दूसरी काउंसलिंग आ जाती।
फिर वही घबराहट, वही सारी बातें, वही जाना वहां पे, फिर वही घटिया आदमी, गंदी गंदी बातें, घटिया हरकतें, वही सब। मतलब दूसरी काउंसलिंग में भी यही हुआ। अच्छा, फिर वही सब, घर आती 2 दिन भी पिलो रहता, फिर घर वाले रेडी करते, फिर मैं अपने काम पे ध्यान देती, मुश्किल से 2-4 दिन ध्यान देती, फिर तीसरी काउंसलिंग आ जाती। तो गाइज ऐसे ही कई काउंसलिंग चलती रही और मेरी हालत यही रही। लेकिन गाइज इतना भी है कि हर काउंसलिंग में मेरे हस्बैंड का, उस घटिया आदमी का एक के बाद एक चेहरा सामने आता गया। और गाइज हर बार मुझ में 20-20% का फर्क पड़ता चला गया। मतलब शुरू में 20% चेंज हुई, उसके बाद 40% चेंज हुई, फिर 60% चेंज हुई, ऐसे ऐसे करके। तो गाइज जितनी भी काउंसलिंग हुई उनमें मैं मानती हूँ मेरी हालत खराब हुई, लेकिन कहते हैं ना कि टाइम लगता है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे बाहर नहीं आया जाए। तो गाइज जब मैं काउंसलिंग पे जाती थी तो मैं हर बार ये सोच के जाती थी कि चलो अब नहीं तो, पिछली बार नहीं तो अब की बार शायद उसे एहसास हो जाए, शायद बच्चों की तरफ देख ले। मतलब मैं ये पॉजिटिव सोच के जाती थी कि शायद अब की बार फर्क पड़ जाए, लेकिन वो और ज्यादा नेगेटिविटी में ही मिलता मुझे। मतलब उसके घर वाले उसको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव सोच डाल के उसके माइंड में भेजते कि वहां जाके ये बोलना, फिर वो दबेगी, यहां जाके इतना गंदा बोलना, फिर वो दबेगी, उस पर एलिगेशन लगाना, फिर वो दबेगी। तो गाइज उस आदमी ने वहां जाके जो इतनी मेरे बारे में नेगेटिव बातें बोली हैं, उसके बाद मेरे दिमाग में और दिल में ये होने लग गया कि नहीं, अपने लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कब तक इसकी मतलब उन सब बातों में उलझ के रहूंगी कि आज नहीं तो कल ये आदमी सुधरेगा, आज नहीं तो कल ये आदमी सुधरेगा। तो गाइज मेरे दिमाग में उस टाइम मतलब ये 5-6 काउंसलिंग हो गई थी, तब मैं ये हो गया था कि नहीं, अपने लिए कुछ करना है, ऐसे तो बात नहीं बढ़ेगी। तो गाइज ऐसे ही धीरे धीरे करके मुझ में इतना फर्क हो गया कि मेरा बीपी लो रहना भी बंद हो गया। मतलब मैं इतना नहीं सोचती थी, जैसे मैं आने के बाद 2 दिन तक सोचती रहती। तो गाइस सोचेंगे तो देखो फर्क तो पड़ता है। तो फिर मैंने ना ज्यादा से ज्यादा रास्ते रास्ते में मेरे दिमाग में वो सब बातें चलती थी कि वहां पे क्या बातें हुई हैं। घर आने के बाद चाय पानी पिया और अपना मतलब थोड़ी देर शांत दिमाग से बैठ के सोचा, फिर भाई से दीदी से बात की। बात करने के बाद थोड़ी देर के बाद ये होता कि किस लिए, उस आदमी के लिए जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उस आदमी के लिए। क्या ये जो मेरा शरीर है इसको अगर मैं टेंशन ले लेके खत्म भी कर लूंगी ना तो भी उस आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मैंने ये सोच लिया कि नहीं, अब टेंशन नहीं लेनी है और ना ही उन बातों में सोचना है। तो गाइज मेरा ऑटोमेटिकली जब मैं सोचती नहीं थी तो मेरा बीपी लो होना भी बंद हो गया और मुझे ये होने लग गया कि हाँ अपने काम पे ध्यान देना है। तो गाइज उस टाइम से ही मैं अपने काम पे ज्यादा ध्यान देने लगी, यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियोस पे ज्यादा ध्यान देने लगी। तो गाइज इतना फर्क पड़ा कि मैंने अपने काम पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और दिन में 6-7 वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइज मेरा 1 महीने के अंदर अंदर मतलब जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो गाइज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद मेरे ससुराल वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं अपने काम पे ध्यान देने लगी हूँ। तो गाइज मैंने पहले भी बताया है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है मेरे हस्बैंड की मौसी लगती है, चाची लगती है, उनसे बनवाया था। तो उसके पास मेरे आईडी पासवर्ड सब उसे पता थी मतलब, और जो मेरे हस्बैंड ने फोन छीन लिया था उसमें लॉगिन भी थी वो। तो गाइज मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि पासवर्ड और ये सेफ रखने पड़ते हैं, हर किसी को नहीं बताते। तो उस टाइम तो मुझे भरोसा था, लेकिन गाइज ये तो देखो मुझे आने के बाद भी मैंने ये नहीं सोचा कि अपना आईडी पासवर्ड और ये सब मतलब सेव कर लूं। तो मैंने काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन गाइज हुआ ये कि उन लोगों ने मेरा चैनल डिलीट करने की कोशिश की और गाइज पहले मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि अपने आईडी पासवर्ड को मतलब, चलो उस टाइम पे तो पता नहीं था कि ऐसे किसी को बताते नहीं है, और किसी से अगर चैनल बनवा लिया तो उसको चेंज करके सेव भी करना होता है।
लेकिन यहाँ आने के बाद भी मैंने अपने आईडी पासवर्ड जो है चेंज तो कर लिए थे, लेकिन जो होता है ना कि सेव करने का तरीका, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो मेरे फोन में नहीं थी। तो जैसे जैसे मैंने यूट्यूब पर काम किया और मुझे पता चला कि अपने चैनल को सेफ रखने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो है वो लगाना पड़ता है सेटिंग। उससे क्या होता है कि अगर कोई हमारे आईडी पासवर्ड पहले जानता था, तो अगर वो दोबारा से लॉगिन करेगा तो हमारे पास मेल आएगा, मैसेज आएगा यूट्यूब की तरफ से। तो गाइज हुआ क्या कि मेरे यूट्यूब चैनल को जो है डिलीट करने की कोशिश की गई, और ये काम मेरे हस्बैंड का और उसकी चाची और मौसी जो लगती है उसका है। क्योंकि गाइज एक तो मेरे आईडी पासवर्ड उन्हीं के पास थे, मतलब जो उसकी मेरे हस्बैंड की जो चाची है उसके पास, क्योंकि मैंने अपना जो चैनल है वो उसी से बनवाया था, और मेरे हस्बैंड के फोन में वो लॉगिन हो रखी थी मेरी आईडी। तो ये हरकत उन दोनों ने मिलके कोशिश की थी मेरे चैनल को डिलीट करने की, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। तो गाइज मुझे पता नहीं था कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर फोन में ना हो तो जिसको हमारे आईडी पासवर्ड पहले पता हो, जिसके फोन में लॉगिन होती है, तो वो दोबारा से हमारे चैनल को लॉगिन भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। तो गाइज उन लोगों ने कोशिश तो बहुत की, और ये सिर्फ एक बार नहीं, लगातार 1 हफ्ते तक उन्होंने ये कोशिश की है, कभी फोन से तो कभी लैपटॉप से। और गाइज मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये हरकत उसकी चाची की है, क्योंकि पूरे घर परिवार में लैपटॉप उसी के पास है और लैपटॉप का काम भी वही करती है। और ये सोचिए ना, जिसे मेरी आईडी पासवर्ड पता होगा वही करेगा ना ये काम। और तो गाइज ये काम मेरे हस्बैंड और उसकी चाची ने मिलके कोशिश की थी मेरे चैनल को डिलीट करने की। पर ये तो चलो मेरी किस्मत अच्छी थी, और मेरे जो है बजरंगबली मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं, जो कि मेरा चैनल भी सेफ रहा और मैं भी। तो गाइज मेरी मेहनत, मेरे बजरंगबली की कृपा और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी अपना काम ऐसे ही करती रहूंगी। तो गाइज ये तो कुछ भी नहीं था, आगे भी उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं, ऐसे बहुत सारी कोशिशें की हैं जिससे कि मैं टूट जाऊं और अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकूं, मतलब उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाऊं। आगे भी उन्होंने बहुत सारी हरकतें की हैं, लेकिन फिर भी इन सबको पार करके मैंने अपना चैनल मोनेटाइज कराया, अपने चैनल पर पूरा काम किया, पूरा फोकस किया, और क्या कुछ झेल के मैं आगे बढ़ी हूँ। वो आगे और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं गाइज जो कि मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूंगी। गाइज एक वीडियो में इतना सब मुमकिन नहीं है कि मैं आपको बता दूं, तो गाइज धीरे धीरे मैं बताऊंगी आगे और क्या क्या हुआ और कैसे मैंने अपने चैनल को ग्रो किया। तो गाइज ऐसे ही मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।